पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर आ गया था ताकि वहां आने के बाद जो उसका फ्लैग लड़ाई के दौरान खराब हुआ है वो उसे ठीक कर सके। वहां आने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लैग को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वहां पर उसका फ्लैग रिफाइन होते हुए काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। ये काम होने के बाद वांग वहां से अपने पास जो उसका रिंग होता है उसे लेकर निकल जाता है ताकि किसी नए बीस्ट को वो अपना पेट बना सके। रास्ते में उसे दो बीस्ट दिखाई दिए थे, जो कि एक ड्रैगन होता है और दूसरा मेंढक था। उसके अंदर से थंडर की पावर निकल रही थी, तो दोनों में से किसी एक को ही यहाँ पर वांग डिसाइड कर लेता है कि वो अपना पेट बनाएगा। इसलिए वो उनकी फाइट देखने के लिए वहां पर रुक चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों अभी भी वहां पर फाइट किए जा रहे थे। वो सोल वहां पर वांग से कह रहा था कि देखो देखो मास्टर, यहाँ पर देखो ना, ये ड्रैगन मुझे पावरफुल लग रहा है क्योंकि इसने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस मेंढक को इंजर्ड कर दिया। लेकिन वांग वहां पर कहता है कि जहां तक कि मेरी करंट कल्टीवेशन है ना, इसकी मदद से मैं एकदम ही ज्यादा हाई लेवल का जो बीस्ट होगा उसे नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं उसे जबरदस्ती तो पेट बना सकता हूँ, लेकिन हर बार वो मेरी बात नहीं मानेगा और हो सकता है कि बार बार वो मेरे कंट्रोल से भागने की भी कोशिश करे। मेरा दिमाग कह रहा है कि कोई भी बीस्ट को ना लूं, लेकिन मेरा दिल तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मैं दोनों में से किसी न किसी फाइट वाले जो अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा उस बीस्ट को अपना पेट बना लूंगा, बाद में वो मेरे कंट्रोल में आए या ना आए। इसलिए वांग अब खुद बीच में कूद पड़ता है ताकि वो दोनों बीस्ट के साथ फाइट करते हुए उनमें से किसी एक को अपना पेट बना लेगा। सबसे पहले वो उस मेंढक के पास आया था और उससे कहता है कि देखो, अगर यहाँ पर तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो ज्यादा फिर अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो और मेरे सामने सरेंडर कर दो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन वो तो मेंढक और ज्यादा भड़कते हुए वहां पर वांग का जो रिंग था उस पर ही अटैक करके भाग जाता है। इस वजह से वांग को ही तकलीफ होने लग गई थी क्योंकि उस रिंग के अंदर वांग की सोल पावर मौजूद है। लेकिन फिर भी वांग यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता। वो जैसे तैसे करते हुए अपने रिंग के अंदर उस मेंढक को फंसा लेता है और उसे फंसाने के बाद वो सीधा का सीधा वहां से पोर्टल के बाहर आ चुका था। वो ड्रैगन तो वहां पर देखकर गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये बंदा कौन आया था जो मेरा शिकार लेकर यहाँ से भाग गया। वांग जैसे ही बाहर आया था उसके उस रिंग के ऊपर अटैक लगने की वजह से उसकी भी हालत खराब हो चुकी होती है। वांग यहाँ पर कह रहा था कि वो मेंढक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने यहाँ पर उसके पर सिर्फ अपना रिंग से अटैक किया, लेकिन वो तो सीधा मेरी कल्टीवेशन पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। मानना पड़ेगा काफी खतरनाक था वो। इसके बाद वो उस मेंढक को वहां पर से बाहर निकाल लेता है ताकि उसे यहाँ पर शांत करा सके, वरना तो एनी टाइम वो वहां पर वांग के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन बाहर आते साथ एक अलग मुसीबत वांग के सामने आ गई थी। उस मेंढक को जो वहां पर वांग का मॉस्किटो बीस्ट दिखाई दिया था वो उसे ही अपना खाना समझकर अपनी जीभ लबलबाने लगता है कि अरे वाह, मेरे सामने इतना बढ़िया खाना है, मैं इस मॉस्किटो बीस्ट को ही खा जाऊंगा। वांग के पास जो वो रिंग था जिसके मदद से ही उसने वहां पर उस फ्रॉग को कंट्रोल किया था, वो रिंग वांग को बताता है कि ये एक थंडर फ्रॉग है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जो थंडर फ्रॉग है वो हमेशा थोड़ी थोड़ी करते हुए वांग की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करते जाएगा तब तक कि वो यहाँ पर वांग के कंट्रोल में रहने वाला है। अगर वो वांग की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करना रोक दे तो वो उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। इसलिए वांग को अगर थंडर बीस्ट को ये जो फ्रॉग है उसे अपने पास रखना है तो अपनी स्पिरिचुअल पावर उसे खर्च करनी पड़ेगी। वांग कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कंट्रोल में आया, जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, जब मैं किसी काफी डेंजर मुसीबत में पड़ जाऊं तभी मैं इस मेंढक को बाहर निकालूंगा, वरना ऐसे ही मैं से बाहर निकालते रहा तो ये खुद ही मुझे कमजोर कर देगा। दुश्मनों की तो बात ही छोड़ दो। वहीं वांग का जो मॉस्किटो बीस्ट था उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये कौन मुझे इतना घूर कर देख रहा है, इसे क्या मैं खाना दिखता हूँ, ये जो मेंढक मुझे ऐसे देखने लग गया। उस मेंढक ने वहां पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर कर दिया था। इस वजह से मॉस्किटो बीस्ट भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अब यहाँ पर ये दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। घमासान एक दूसरे को उठा पटक मार रहे थे वो। वांग भी परेशान कि अब एक और नई मुसीबत कौन सी आ गई, मैं यहाँ मेंढक को कंट्रोल करने से परेशान था, अब तो ये दोनों ही आपस में लड़ने लग गए। वो एकदम कोल्ड आवाज में एकदम चिल्ला कर कहता है कि बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ तुम दोनों यहाँ पर। जिस वजह से वो दोनों बीस्ट डर कर वहां पर खामोश हो चुके थे। वांग कहता है मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी अभी यहाँ पर खत्म हुई है, तो मुझे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब मत करना और तुम लोग भी यहाँ पर आगे से झगड़ा मत करना। वांग वहां पर अपना कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन करते हुए करीब 6 दिन गुजर चुके थे। 6 दिन होने के बाद भी वो मॉस्किटो बीस्ट और मेंढक दोनों अभी तक के घूर कर एक दूसरे को देख रहे थे कि बस एक मौका मिल जाए वो दोनों एक दूसरे को उठा पटक मार डालेंगे। वो सोलो ने चिल्लाते हुए कह रहा था कि अबे यार 6 दिन हो गए, अब तो एक दूसरे को देखना बंद करो, क्या एक दूसरे को देख कर ही खा जाओगे क्या। तभी वहां पर एक बहुत ही अजीब सा और काफी भयानक पोर्टल बनने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पोर्टल क्यों बना और ये पोर्टल कहाँ जाने का रास्ता है। उस पोर्टल के अंदर से वही अजीब से जो क्रिएचर थे जो मॉस्किटो बीस्ट खाया था वही आ रहे होते हैं। वो सोल भी इस चीज को देखकर डर चुका था कि ये क्या मुसीबत आ रही है। उन क्रिएचर का जो बॉस था वो यहाँ पर आ चुका था वांग से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसके कई साथियों को वांग ने मार कर अपने मॉस्किटो बीस्ट को जो खिला दिया था। बेचारे वांग की यहाँ पर कल्टीवेशन जो वो करते हुए खुद की पावर
को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और अब वो यहाँ पर उस क्रिएचर बॉस से बचने की कोशिश कर रहा था। वांग वहाँ पर कहता है इन क्रिएचर का बॉस तो बड़ा ही खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा था कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तभी तो इसके जो छोटे मोटे क्रिएचर है उसने मेरे मॉस्किटो बीस्ट का ब्रेक थ्रू करवा दिया। इसे यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे इसे कैसे भी करके एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर वापस छोड़ना होगा, वरना यहाँ पर ये तबाही मचा देगा। वांग दोबारा से उसके पास जो स्टोन वगैरह थे उनसे पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, ताकि पोर्टल खोले तो वो इसे वापस से अंदर भेज देगा। लेकिन वो जो क्रिएचर का बॉस था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो वांग का पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। जिसके बाद वांग वहां से खुद को भी टेलीपोर्ट करते हुए दूसरी जगह चले जाता है। वो सोल वांग से पूछ रहा था कि अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले, जिस पर वांग बताता है कि हम यहाँ से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड जा रहे हैं, वहीं से आगे का हमारा सफर शुरू होने वाला है। जिसके बाद हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड का सीन देखते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे, जिनका एक मैसेंजर सभी को बता रहा होता है कि ये मौका हमें बहुत सालों बाद मिलने वाला है, तो इस मौके का आप सभी फायदा उठाएंगे और जितना हो सकता है आप उतने ट्रेजर को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस पर उसके जितने भी साथी थे वो सभी हाँ में जवाब देते हैं कि बिल्कुल मैसेंजर, जैसा आप कहेंगे हम वही करने वाले हैं। हम वहाँ जाने के बाद अच्छे से अच्छे ट्रेजर को ले लेंगे। इसके बाद वो जो मैसेंजर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर किसी तरह के पोर्टल को एक्टिवेट करने लग गया था। वो जैसे ही अपने ब्लड की पावर का इस्तेमाल करता है वहाँ का वो पोर्टल एक्टिवेट होने लग जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड का जो पोर्टल खुलने वाला है वो जगह तो पहले से ही बर्बाद हो गई है। और जैसे वो पोर्टल खुला था उसके अंदर से हजारों की तादाद में वॉन्डरिंग सोल बाहर आने लगती है, यानी कि भटकती हुई सोल। और वो यहाँ पर आने के बाद सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन वो सोल यहाँ पर उन मैसेंजर और उसके साथियों का कुछ बिगाड़ पाती है। इससे पहले वांग वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसने सारी की सारी वॉन्डरिंग सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि वो एक सोल खाने वाला बंदा तो पहले ही बन चुका है। क्योंकि बहुत पहले जब वो आया था यहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर तो उसकी से सोल आई थी, और उसी टाइम वो बना था सोल ईटर, जो कि ऐसे ही तरह की वॉन्डरिंग सोल को खाया करता है। इस वजह से ही यहाँ पर वांग ने सभी के सभी वॉन्डरिंग सोल को खा लिया था, जो उसकी पावर बढ़ाने में मदद करती है। पोर्टल के बाहर जमीन पे जो मैसेंजर उसके साथी बैठे थे वो वांग को देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड के अंदर ऐसा कौन सा बंदा आ गया जिसने लाखों की तादाद में वॉन्डरिंग सोल को एक बार के अंदर निगल लिया, ये कैसा बंदा है। इसके बाद वांग पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और उस मैसेंजर उसके साथियों के सामने आकर खड़ा हो चुका था। वांग को देखकर सारे लोग यहाँ पर उसे ग्रीट करने लगते हैं कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ पर बचा लिया, वरना वो वॉन्डरिंग सोल तो हमें मार डालती। वांग वहाँ पर उस मैसेंजर से पूछ रहा था कि मुझे जरा बताओगे कि ये जगह कौन सी है और इस जगह का नाम क्या है, जिस पर वो सीनियर से बता देता है कि इस जगह का नाम वैन गो है। इतना सुनने की देरी थी कि वांग वहाँ से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चला जाता है। जिसके बाद वांग एक पहाड़ी के पास आता है और वहाँ पर आने के बाद वो दोबारा से अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। वो कहता है कि मेरा फ्लैग रिफाइन हो गया, मैंने एक और बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। मेरे ख्याल से इतनी चीज काफी है इमॉर्टल रैम के अंदर जाने के लिए। वहाँ पर कोई भी खतरा आएगा तो मैं अपने वेपन और अपने बीस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए खतरे का मुकाबला कर सकता हूँ। शायद सब कुछ अब रेडी हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ से इमॉर्टल रैम में जाने का अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। जाने से पहले वो वहाँ पर कुछ मूर्तियां वगैरह बनाने का काम शुरू कर देता है कि चलो कुछ कम से कम मूर्तियां तो बना कर जाएगा वो। और ऐसे ही मूर्तियां बनाते बनाते करीब 1 साल गुजर चुके थे। यहाँ पर साल तो ऐसा लगता है कि घंटे के हिसाब से गुजर जाते हैं। और यहाँ पर जितनी भी वांग ने उन मूर्तियों को बनाया था वो मूर्तियां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसने अपना कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का, तो वो उस लेवल की मूर्तियों को बड़ी आसानी से बना पा रहा था जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की ही पावर मौजूद थी। वांग वहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे पास तो जितने भी पुराने वेपन थे जो मैं सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर से लेकर आया था वो सब तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बस मेरे पास एक स्क्रोल बचा हुआ है, जो स्क्रोल भी मैं सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर से ही लेकर आया था। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि असल में ये चीज क्या है। चलो आज ही देख लेता हूँ कि ये स्क्रोल मेरे क्या काम आ सकता है। जैसे उसने उस स्क्रोल को वहां पर खोला था उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि वो पावर वांग को अपने अंदर ही ढक लेती है। इस चीज को देखकर वांग हैरान रह जाते कि अरे बाप रे, ये क्या खोल दिया मैंने, ये क्या है इसके अंदर। इसलिए फटाफट से वो स्क्रोल को बंद कर देता है कि नहीं, अभी तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये स्क्रोल क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन जैसे उसने स्क्रोल को बंद किया था आसपास की जगह हिलने लग जाती है, मानो कि भूकंप आने वाला। और उसके बाद आसमान के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो सभी का सभी ऑरा जो था वो आसमान से जमीन पर आकर गिर रहा था, जो कि 7 कलर लाइट होती है। उस लाइट को देखकर वांग यहाँ पर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट टाइम आ गया, अब मुझे अपना वो फर्नेस बाहर निकाल लेना चाहिए। ये फर्नेस मुझे यहाँ से इमॉर्टल रैम के अंदर ले जा सकता है। जैसे ही वो 7 कलर लाइट यहाँ पर आई थी उसे देखकर वांग अपना वो जो फर्नेस उसे वुटाई से मिला था उससे बाहर निकाल लेता है। उस फर्नेस को उसने सीधा का सीधा उसी 7
कलर लाइट के अंदर छोड़ दिया था, जिस वजह से वो फर्नेस की पावर उस लाइट के अंदर जाने लगती है और कुछ देर बाद ही वो फर्नेस वहां से गायब हो जाता है। वांग को समझ नहीं आता कि अरे ये फर्नेस कहाँ से गायब हो गया, अब मैं यहाँ से इमॉर्टल रैम के अंदर कैसे जाऊंगा, क्या पता ये लाइट ही हो जो मुझे इमॉर्टल रैम तक के ले जा सके। तो वांग वहाँ पर सबसे पहले अपना वही हैट पहन लेता है, जिस वजह से उसका चेहरा ब्लर हो गया था और अब यहाँ पर वो कहीं पर भी जाएगा तो उसकी कल्टीवेशन पावर और उसका चेहरा पहचान पाना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वांग अब यहाँ से सीधा उसी इमॉर्टल रैम के अंदर जा रहा है। तो उसने अपनी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की थी उसी हैट की मदद से, जिसके बाद वांग उस हैट को पहनने के बाद सीधा उसी 7 कलर लाइट के अंदर जा चुका था, जिस वजह से वो पोर्टल के अंदर पहुंच जाता है। दूर खड़े हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो वांग को देखकर कह रहा था कि चलो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी अच्छे से छुपानी है। मैंने जो हैट दी है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। उम्मीद है कि जिस मकसद से तुम यहाँ पर जा रहे हो वो मकसद तुम्हारा पूरा हो जाए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेगी। वहीं पर काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे जो सभी यहाँ पर उस ओल्ड मैन से कह रहे थे कि अरे ग्रैंडपा आप मुझे कहानियां सुनाओ ना, आप कहानी सुना रहे थे ना, तो आप अचानक से रुक कैसे गए। तो ओल्ड मैन वहाँ पर उन्हें फिर से कहानी बताने लगता है उसी इमॉर्टल रैम के बारे में कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी कमाल की चीजें थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूरा का पूरा इमॉर्टल रैम डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके बाद हम बहुत ही जो पूरे के पूरे सुजाको प्लैनेट के अंदर अलग अलग तरह के सेक्ट हैं उन सभी के पावरफुल कल्टीवेटर को देखते हैं। वो सभी भी वहाँ पर अपना उसी इमॉर्टल रैम के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सभी को वहाँ का ट्रेजर चाहिए। तो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब के सब अपनी तैयारी में लग गए थे और उस पोर्टल की मदद से वो इमॉर्टल रैम के अंदर जा रहे थे जो कि 7 कलर लाइट है। और मैं अभी भी बच्चों को बता रहा था कि इमॉर्टल रैम तो खत्म हो गया लेकिन वहाँ पर ट्रेजर अभी भी मौजूद है। उसी ट्रेजर की तलाश में आज भी जो अलग अलग सेक्ट हैं वहाँ से लोग जाते हैं ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सके। इमॉर्टल रैम जो था ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही प्लैनेट में, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से निकले थे वो सभी अपना सुजाको प्लैनेट छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। शायद ऐसा हो सकता है कि इमॉर्टल रैम सुजाको प्लैनेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो किसी और प्लैनेट पे मौजूद होगा। इसी वजह से सारे के सारे लोग अब यहाँ से उसी प्लैनेट में जा चुके थे और उनके साथ वांग भी शामिल था। लेकिन इमॉर्टल रैम के अंदर जाने के बाद क्या होगा वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।